सो हाय गाइस, दिस इज गौरव। आज हम पढ़ने जा रहे हैं पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। अभी तक हमने बीते भी जितने चैप्टर्स में पढ़ा उसमें हमने पढ़ा एलिमेंट्स, कंपाउंड्स, मिनरल्स, ओर्स, ये सारी चीज़ें पढ़ी। अब हम पढ़ रहे हैं एलिमेंट। ठीक है, अभी तक जितने एग्जिस्ट करते हैं नेचर के एलिमेंट हम फाइंड कर चुके हैं, वो है 118 एलिमेंट्स। ठीक है, 118 एलिमेंट्स हम लोग फाइंड कर चुके हैं अभी तक। अब इसमें बोलता है पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स का मतलब कि कैसे हमने जो एलिमेंट्स हमारे पास है, ठीक है, 118 एलिमेंट्स हैं, इन्हें हमें मैनेज करना पड़ेगा ना प्रॉपर, कि हमको एक के बारे में पढ़ना है, दो के, तीन के, चार के, 118वें के बारे में पढ़ना है। तो इस सब के लिए हमें एक प्रॉपर मैनेजमेंट चाहिए। तो हम क्या करते हैं, पीरियोडिक टेबल बनाते हैं एक। ठीक है, पीरियोडिक टेबल बनाते हैं जिसमें क्या होता है, एलिमेंट्स होते हैं यू और यू, इन्हें ऐसे देखते हैं, ग्रुप और पीरियड में देखते हैं हम। ठीक है, तो हम क्या करेंगे इस चैप्टर में, देखेंगे एलिमेंट कौन कौन से हैं हमारे पास और कैसे ये बिहेव कर रहे हैं और कैसे हमने इनका पीरियोडिक क्लासिफिकेशन किया है और कैसे कैसे ये चलते जा रहा है, कि पहले किसने किया, उसके बाद उसमें क्या कमी थी, उसकी लिमिटेशन पढ़ेंगे। ठीक है, उसके अचीवमेंट पढ़ेंगे, फिर किसने किया उसके बाद, उसके बाद कैसे हम मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो अब चलती है MPT, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, उसकी तरफ आए, वो हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल एक एलिमेंट की जब हम बात करते हैं, एलिमेंट क्या होता है, एक सिंगल चीज़ जिसके क्या है, सारे के सारे एक ही आइटम है इसके अंदर एलिमेंट। ठीक है, जैसे Na, K, ऐसे सिंगल। ठीक है, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, ये सब। तो हम क्या देखते हैं कि 118 एलिमेंट जो है वो पीरियोडिकली क्लासिफाइड है इस पे पीरियोडिक टेबल में। ठीक है, तो एलिमेंट क्या है, सिंगल है। ठीक है, मिक्सचर्स पढ़े थे आपने, मिक्सचर क्या होता है जिसमें कंबाइंड स्टेट होती है, पर एलिमेंट्स क्या होते हैं, सिंगल। ठीक है, अब हमने बात की कि हम इनकी ग्रुपिंग कर दे रहे हैं। ठीक है, किसी चीज़ की ग्रुपिंग कब की जाती है, कोई भी चीज़ है तो उसकी ग्रुपिंग कब करते हैं, जब सिमिलैरिटीज़ हो। मान लो हमने क्या कर दिया कुछ अच्छे एथलीट हैं उनको एक साथ रख दिया, फिर थोड़ा सा सीख रहे हैं उनको एक साथ रख दिया, और फिर क्या कर दिया, जो अभी नए एडमिशन हुआ है जिनका, उनको रख दिया। तो इससे क्या होगा, एक सेट हो जाएगा हमें उनको देखने के लिए कि हाँ भाई ये लोग सीख रहे हैं, इनको हमें सिखाना है, हाँ ये इन्होंने सीख लिया थोड़ा बहुत और ये परफेक्ट है अपने काम में, इनको हम छोड़ सकते हैं। ठीक है, तो वही हमें एक ग्रुप से क्या हो जाता है, एक क्लासिफिकेशन मिल जाता है कि भाई हाँ ये वाले ये है, ये वाले ये, इनकी ये प्रॉपर्टीज़ है, इनकी ये प्रॉपर्टीज़ है, इनकी ये प्रॉपर्टीज, तो डिफ्रेंशिएट करना ईजी हो जाता है। तो ठीक है, तो जो सेम कैरेक्टर्स टाइप के होते हैं ना, उनको हम क्या रखते हैं, सेम ग्रुप में रख देते हैं। तो वैसे ही हम यहाँ भी करते हैं, जिनकी जिनकी प्रॉपर्टीज़ थोड़ा बहुत सेम मैच करती हैं उनको हम एक ग्रुप में रख देते हैं। ठीक है, तो क्या होता है, जब स्टार्टिंग में बैक इन द टाइम जब एलिमेंट्स डिस्कवर होना शुरू हुए थे, तो बड़े सारे साइंटिस्ट आए जिन्होंने अपनी अपनी थ्योरीज दी कि कैसे हम इनको रख सकते हैं। तो सबसे पहले जिनके बारे में हम पढ़ेंगे वो है डॉबर्नियर, इनको डॉबर्नियर ट्रेट्स के बारे में। ठीक है, डॉबर्नियर ट्रेट्स। ठीक है, तो पहली ट्रेड आती है लिथियम, सोडियम एंड पोटेशियम। तो अच्छा, ट्रेड किसे कहते हैं हम, ये जो तीन है ना, ये एक दो तीन के सेट को इन्होंने ट्रेड कहा था, किसने, डॉबर्नियर ने तीन के सेट को ट्रेड्स कहा था। ठीक है, तो हमने क्या देखा यहाँ पे 7, 23 एंड 39। अब इसका क्या निकालेंगे हम, एवरेज निकालेंगे। एवरेज निकालने के लिए अपन क्या करते हैं, 7 + 39 अपॉन 2, 39 + 7 40, 40, 42, 43, 44, 45, 46, 46, ये हो गया 2, ये हो गया 2, 2 जो 4, 2, 3 6। तो अकॉर्डिंग टू डॉबर्नियर, जो उसने ट्रेड्स ली, उसने क्या बोला कि हम पहले और दूसरे वाले को अगर इनका एवरेज निकालते हैं
तो क्या होगा, जो मिडिल वाला है उसका क्या निकल जाएगा, जो एवरेज निकल के आएगा वो उसका एटॉमिक मास होगा। ठीक है, तो ये बताया डॉबर्नियन ने। ओके, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरियम का ये हमने ले लिया, एक ट्रेड ले ली। ठीक है, अब हम इसमें क्या करेंगे, एक बार आप खुद करके देखो। तो ठीक है, इसका एटॉमिक मास, इसका एटॉमिक मास एवरेज निकालेंगे, सीधे किसके इक्वल आ जाएगा, इसका इक्वल। ठीक है, ये है 40.1, ये निकलेगा 87.6, ये है 137.3। इसको आप करके देखो क्या निकलता है। 40.1, 87.6 एवरेज, ये ऐड हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 2 हो जाएगा, ऑलमोस्ट अप्रॉक्स वैल्यू यही निकल के आ जाएगी। तो वो क्या होगा, इसका और इसका एवरेज बीच वाले का एटॉमिक मास है। तो ये हमारे डॉबर्नियर भाई साहब ने दिया। ठीक है, पर अब दिक्कत क्या हुई, जो डॉबर्नियर ट्रेड थी ना, वो एलिमेंट्स हमारे पास बहुत सारे हैं, डॉबर्नियर ने बहुत पहले दे दिया था, बट हमारे पास क्या है, एक इसके लिए, एक LiNaK के लिए, 2 और क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन के लिए, इसका भी आप निकाल सकते हो। तो डॉबर्नियर की लिमिटेशन क्या थी, लिमिटेशन मतलब कहाँ वो मार खा गया कि आज अगर डॉबर्नियर की थ्योरी सही प्रूव हो जाती तो हम क्या करते, 3 दिन के ट्रेड्स में ही काम करते, बट ऐसा नहीं होता है। अब आगे जाके पढ़ेंगे अब कैसे होता है। तो क्या डॉबर्नियर का कहाँ तक लिमिट रह गया, एक ये, एक ये, एक ये, इन तीनों पे ही हो पाया। उसके बाद जो आए उन पे वो सक्सेसफुल हुई नहीं कि इसका और इसका एवरेज निकाले तो स्टोन बीच वाले का वो निकल जाए। ठीक है, तो यही चीज़ है कि हमें डॉबर्नियर के ट्रेड में क्या देखना है, एक तो देखना है उसने कैसे दिया, क्या दिया, ये दूसरा देखना है लिमिटेशन क्या है। इस चैप्टर में जैसे क्वेश्चन आता है ना, तो क्वेश्चन यही आएगा कि राइट शॉर्ट नोट ऑन डॉबर्नियर ट्रेड, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन न्यूलैंड ऑक्टेव्स। ठीक है, तो डॉबर्नियर के बारे में आपने क्या करना है, डॉबर्नियर लिखना है, डॉबर्नियर इज अ जर्मन साइंटिस्ट। उसके बाद हमने दे देना है LiNaK के लिए, उसने क्या किया 3 एलिमेंट्स लिए जिनका क्या एवरेज क्या है, 2 एलिमेंट्स का सम जो एवरेज है वो किसके बराबर है, बीच वाले के एटॉमिक मास के बराबर है। ठीक है, उसके बाद उसकी लिमिटेशन दे दी कि लिमिटेशन क्या है, सिर्फ LiNaK, CaSrBa और ClBrI, इन तीनों तक ही इसकी लिमिटेशन है, मतलब कि ये तीनों तक ही एप्लीकेबल है डॉबर्नियर ट्रेड, उसके बाद ये नहीं एप्लीकेबल है। ठीक है, तो ये इसकी लिमिटेशन हो गई। तो एक शॉर्ट नोट ख़त्म। ठीक है, ईजी। अब जो नेक्स्ट है हमारा, डॉबर्नियर ने अपनी थ्योरी दी। एक्चुअली साइंस में होता क्या है ना, आपने एक थ्योरी दी, उसको फेल करने के लिए आपके पीछे कोई ना कोई बैठा होगा कि अगले उसने कुछ और नई डिस्कवरी कर देनी, कुछ और नया एडअप कर देना और वो थ्योरी नई बन के आ जानी, आपकी थ्योरी बैठे के बैठा रह गई। बट साइंस डजंट स्टॉप। ठीक है, साइंस वहाँ पर रुक नहीं जाती है। तो क्या है, डॉबर्नियर ने दिया, डॉबर्नियर का जब तक माना तब तक माना। उसके बाद कौन आया, न्यूलैंड्स आया। कि हम न्यूलैंड्स लॉ ऑफ, इसको हम बोल देते हैं न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स, जो इसने दिया। ऑक्टेव्स सा रे गा मा पा, ये आपने सुना होगा। ठीक है, देखो न्यूलैंड आया, उसने क्या किया, जितने एलिमेंट उसके टाइम तक नोन हो गए थे उसने क्या किया, एटॉमिक मास के बेसिस पे हाइड्रोजन जो सबसे कम एटॉमिक मास है वहाँ से लेके 56th थोरियम, THORIUM, थोरियम तक उसने टेबल बना दी। बट उसने क्या बोला कि जो पहला एलिमेंट है, ये पहला एलिमेंट है, ये 8th एलिमेंट के क्या है, सिमिलर प्रॉपर्टी शो कर रहा है। पहला एलिमेंट जो है 8th एलिमेंट के 56 तक। तो न्यूलैंड ने बोला कि जो ऑक्टेव्स होते हैं, ठीक है, ऑक्टेव्स कितने होते हैं, सा रे गा मा पा धा नी सा, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 है ना, सा रे गा मा पा धा नी सा। तो उसने क्या बोला कि जो पहला एलिमेंट है वो और जो 8th एलिमेंट है, इन दोनों की प्रॉपर्टीज़ क्या है, सिमिलर है, पहले और 8वें की। तो इसने इसको कहाँ रिलेट कर दिया, लॉ ऑफ ऑक्टेव्स में। ठीक है, जो म्यूजिक नोट्स होते हैं सारे गामा पा धा नी सा, ठीक है, इसने उससे कंपेयर कर दिया ऐसे कि जो सा है वो
नी सा, सा से क्या है, ये एलिमेंट इस एलिमेंट की क्या है, सिमिलर प्रॉपर्टीज शो कर रहा है, ठीक है। इसने ये बात अपनी कह दी। तो इसी को देखते हुए क्या हुआ, जो लिथियम है गलत नहीं था, न्यूलैंड गलत नहीं था, ठीक है, साइंस का भी गलत नहीं होती, उसने क्या की एक चीज़ ढूंढ ली, ठीक है। बट अब क्या हुआ, ये देखो Li और Na की प्रॉपर्टीज़ क्या हुई, सेम हो गई। Li और Na क्या थे, Li था पहला, तो एट्थ कौन था, Na, तो इनकी प्रॉपर्टीज़ क्या हो गई, सेम। तो न्यूलैंड भैया क्या बन गए, हीरो, ठीक है। ये प्रॉपर्टीज़ क्योंकि सेम हो गई। अब क्या हुआ, न्यूलैंड की लिमिटेशन क्या है वो देखते हैं। न्यूलैंड ने क्या बोला कि 1 से 56 तक उसने एलिमेंट क्या किए रखे, और क्या बोला कि जो पहला एलिमेंट है वो एट्थ एलिमेंट के सिमिलर प्रॉपर्टीज शो कर रहा है, और उसको किससे किससे कंपेयर किया, म्यूजिकल नोट से, म्यूजिकल ऑक्टेव से, ठीक है। अब इसकी लिमिटेशन क्या है, सब कुछ सही चल रहा था, ठीक है, Li Na के बराबर था, बाकी कुछ एलिमेंट्स 1 और 8 बराबर थे। लेकिन ये जब सीरीज जो है ना, ये सिर्फ कैल्शियम तक चल रही होगी। जब आप नोट्स देखोगे उस पर मैंने बना रखा है एक टेबल, ठीक है, जिसमें एलिमेंट्स लिखे हैं जर्कोनियम तक, ठीक है, Zr। तो उसमें क्या होता है कि जो Li Na के ये जो सिमिलर प्रॉपर्टीज शो कर रहा था पहला और 8वां, वो सिर्फ कैल्शियम तक ही फॉलो हो रहा था, ठीक है। कैल्शियम तक फॉलो हो रहा था, कैल्शियम के बाद बहुत जितने सारे एलिमेंट बचे हैं वहाँ कहीं भी ये प्रॉपर्टी शो नहीं होती। तो इससे क्या हुआ, वो न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव फेल हो गया। ये तो सिर्फ कैल्शियम तक की प्रॉपर्टी शो कर रहा है ना। उसके बाद उसने तो थ्योरी दी है ना कि पहला और 8वां जो होगा उसकी प्रॉपर्टी सिमिलर होंगी, बट कैल्शियम के बाद तो ये हो ही नहीं रहा है। तो पहला पॉइंट का हमारा क्या आ गया कि न्यूलैंड की जो न्यूलैंड ने जो लॉ ऑफ ऑक्टेव दिया था वो सिर्फ कैल्शियम तक फॉलो करता है, उसके बाद अनफॉलो, उसके बाद फॉलो नहीं होता है। अब क्या था, देखो 56 जितना न्यूलैंड के टाइम पे डिस्कवर हो गया, उसने थ्योरी दे दी। उसके बाद जितने भी एलिमेंट फाउंड हुए उसमें से उसकी जो प्रॉपर्टीज निकल गई वो फिट ही नहीं हुई कहाँ, न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव्स में। मतलब कि 1 और 8 के रेशियो में रखना है ना उसे, कि पहला है तो 8वां प्रॉपर्टी सेम हो। तो जो प्रॉपर्टी शो हो रही थी, एलिमेंट शो कर रहे थे, वो फिट ही नहीं हो रही थी किसमें, न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव्स में। और जब भी कोई चीज़ फेल होने लग जाती है तो सीधे क्या निकल के आती है, नई चीज़। तो न्यूलैंड का लॉ कहाँ हो गया फेल, दो चीज़ों में। पहला 1 से 8 सिर्फ कैल्शियम तक, दूसरा जो नए एलिमेंट है उनकी प्रॉपर्टीज फिट ही नहीं हो रही है किसमें, न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव्स में। अब क्या हुआ, न्यूलैंड साइंटिस्ट थे पर थे तो इंसान ही। उन्होंने क्या किया, जब नए एलिमेंट्स आए और उनकी प्रॉपर्टीज़ क्या मैच नहीं हुई और वो फिट नहीं हुए उनकी टेबल में, तो उन्होंने ये किया, ये ऐसे CONI जिनकी प्रॉपर्टीज़ मैच भी नहीं कर रही है उनको एक साथ रखना चालू कर दिया अपनी टेबल में। मतलब कि 1 और 8 वो तो ठीक था, लेकिन ये कहाँ से, एक ही जगह पे दो एलिमेंट, एक स्लॉट पे दो एलिमेंट रखने स्टार्ट कर दिए उन्होंने, ठीक है। तो इसकी तो कोई बात नहीं बनती, ठीक है। तो लिमिटेशन क्या हो गई इसकी, 3। पहली लिमिटेशन 1 से 8 तक सिर्फ कैल्शियम तक, दूसरी जो नए एलिमेंट्स हैं उनकी प्रॉपर्टीज़ कहीं भी फिट नहीं हो रही थी, तीसरी जो इन्होंने क्या किया, दो एलिमेंट्स एक ही स्लॉट में रख दिए, जो कि बिल्कुल भी क्या था, अनएप्रोप्रिएट था, ठीक है। तो ये क्या हो गया, इसकी लिमिटेशन हो गई। अगर न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव आता है तो पहले आप क्या लिख दोगे, न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव है क्या, उसके बाद उसने क्या किया, उसके बाद उसकी लिमिटेशन, न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव खत्म, फुल मार्क्स। सो हमने देखा न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। अब आता है यहाँ से एक इम्पोर्टेंट फ्रॉम द प्रोस्पेक्टिव ऑफ एग्जाम्स, ठीक है। इसमें क्या होता है, मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। इसके बाद क्या हुआ, जब डॉबनियर की थ्योरी फेल हो गई, ठीक है, न्यूलैंड की फेल हो गई, फिर आता है हमारा मेंडलीव। यहाँ से क्या हुआ, थोड़ा सा चेंजेस और अच्छे चेंजेस पीरियोडिक टेबल में आने स्टार्ट हुए। मेंडलीव ने एक बहुत बेहतरीन पीरियोडिक टेबल दी, उसको हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो मेंडलीव पीरियोडिक टेबल में क्या है, मेंडलीव को, ठीक है, सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर कहा जाता है पीरियोडिक टेबल का, ठीक है। इन्होंने क्या किया, एक ऑलमोस्ट परफेक्ट पीरियोडिक टेबल दी हमें। उसमें क्या था, इन्होंने क्या किया,
एटॉमिक मासेस के बेस पे पीरियोडिक टेबल बनाई, ठीक है। और उसमें क्या था, जो सेम फिजिकल प्रॉपर्टीज़ वाले एलिमेंट्स थे ना, वो रेगुलर इंटरवल पे अकर कर रहे थे, ठीक है। ऐसा नहीं था, और क्या था, सबके लिए अपनी अपनी डिफरेंट प्लेस थी। ये नहीं था कि एक ही में न्यूलैंड की तरह दो उसने एलिमेंट रख दिए, नहीं, ठीक है। 7 पीरियड मेंडलीव ने 7 पीरियड दिए, जो कि क्या है, ऐसे हॉरिजेंटल रोज़ है, ठीक है। जो हॉरिजेंटल रोज़ है वो है हमारे 7 पीरियड्स और 8 ग्रुप्स दिए, ठीक है। जो वर्टिकल रोज़ है, ठीक है। तो क्या है, 7 पीरियड और 8 जब ग्रुप मेंडलीव ने दिए तो उसमें उसने क्या किया, एटॉमिक जो एलिमेंट्स थे उनको एटॉमिक मासेस के बेसिस पे, ठीक है, इसमें सेट कर दिया, किसमें, पीरियोडिक टेबल में, ठीक है। तो मेंडलीव को सबसे ग्रेटेस्ट कंट्रीब्यूटर कहा जाता है। ये एक रशियन केमिस्ट है। याद रखने की बात क्या है यहाँ पे, ये 7 पीरियड्स और 8 ग्रुप्स बहुत इंपॉर्टेंट है मेंडलीव, क्योंकि एग्ज़ाम में अगर न्यूलैंड और डॉबनियर पूछेंगे, या तो छोटा सा 2 नंबर में, या तो फिर 4-5 नंबर का मेंडलीव आ जाएगा और एक मॉडर्न पीरियोडिक टेबल आती है। अब मेंडलीव ने क्या किया, हमारे एलिमेंट आ गए यहाँ पर तक, ठीक है, जस्ट केस कि यहाँ पर तक एलिमेंट आ गए। उसने ये जो अनडिस्कवर्ड थे, जो अभी अनडिस्कवर्ड मतलब डिस्कवर हुए ही नहीं थे, उनके लिए यहाँ पे गैप दे दिए, ठीक है, अपने पीरियोडिक टेबल में, और उनको नाम दे दिया EKA, ठीक है। एक का बोरोन, एक का एल्युमिनियम, एक का सिलिकॉन, ठीक है। उसने क्या किया, मेंडलीव ने जो 3 गैप छोड़े उनको नाम दे दिया, एक का बोरोन, एक का एल्युमिनियम, एक का सिलिकॉन, ठीक है, ऐसा ही सिलिकॉन। तो उसने ये नाम दे दिया। अब इसमें क्या करेंगे ना, जैसे ये एल्युमिनियम, सिलिकॉन, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम है, ये कैसे याद करना है, इनका एक तरीका मैं सेपरेट वीडियो में डाल दूंगा, ठीक है। ऐप में क्या होगा, वीडियो होगा, उसी के नीचे पीरियोडिक टेबल याद करने का एक सिंपल तरीका होगा। एटलीस्ट 30 हम याद कर लेंगे, जितना हमें यूज़ होता है, ठीक है। फिर AG, AU ये थोड़ा बहुत देख लेंगे पीछे हम। तो ये मैं कर दूंगा। फिलहाल हमने क्या बोला कि मेंडलीव ने जो 3 जगह छोड़ी थी और उनको ये नाम दे दिया। उसके बाद जो डिस्कवर्ड हुए एलिमेंट वो क्या हो गए, यहाँ पर फिट हो गए। जैसे गैलियम डिस्कवर्ड हुआ, जर्मेनियम डिस्कवर और स्कैंडियम डिस्कवर हुआ, ठीक है। उसके बाद जर्मेनियम, गैलियम और स्कैंडियम ये डिस्कवर्ड हुई, तो ये सीधे सीधे क्या हो गए, उस प्लेस में फिट हो गए, एक का बोरोन, एक का एल्यूमिनियम, एक का सिलिकॉन की जगह, ठीक है। तो ये हो गया ऐसे रिस्पेक्टिवली। तो एक अचीवमेंट ये हो गई कि उसने क्या किया, पहले से ही गैप्स छोड़ दिए जो कि अनडिस्कवर्ड थे उनके लिए। बाद में जो जाके क्या थे, उसने नाम दिए थे मेंडलीव ने, ये 3 नाम, वो उसके ऊपर हो गया गैलियम, जर्मेनियम और स्कैंडियम, ये, ठीक है। को हम सफ़ी डाल देते कि क्या मेंडलीव पीरियोडिक टेबल है। उससे क्या हो जाएगा, थोड़ा लेंथी भी हो जाएगा। पहले हमने मेंडलीव पीरियोडिक टेबल के बारे में लिख देना है 1 2 3 ये। उसके बाद अचीवमेंट जब आएगा तो पहला लिख देना है कि जो गैप छोड़े थे। अब 7 पीरियड और 8 उसने ग्रुप बनाए। तो उसने क्या किया, जो सिमिलर प्रॉपर्टीज़ वाले एलिमेंट्स हैं, मतलब जिनकी प्रॉपर्टी सिमिलर है, तो उनको क्या रख दिया, ऐसे ग्रुप्स में रख दिया, ठीक है। तो उसने क्या किया, ऐसे ग्रुप्स में रख दिया सिमिलर प्रॉपर्टीज़। उससे क्या हुआ, पढ़ना इजी हो गया कि मान लो हमें ये देखना है तो इसमें हमें सिमिलर प्रॉपर्टीज़ वाले दिख जाएंगे। जैसे Li और Na सेम थे, उसने गलत नहीं बोला था, Li Na नहीं होंगे मैच, न्यूलैंड ने होंगे, बट उसने और अच्छी तरीके से इस प्रोटेल को बनाया। तो क्योंकि उन्होंने जो सिमिलर प्रॉपर्टीज़ वाले थे उनको एक ग्रुप में रख दिया ताकि स्टडी करने के लिए इजी हो जाए, ठीक है। इसीलिए इसको ग्रेटेस्ट कंट्रीब्यूटर कहा गया है पीरियोडिक टेबल में। अब इस टाइम तक नोबल गैसेस डिस्कवर नहीं हुई थी, ठीक है। तो नोबल गैसेस को क्या किया हमने, कहीं पे फालतू की घुसा के, जैसे न्यूलैंड ने घुसा दिए थे 1-2 जगह पे, तो हमने क्या किया, एक नया ग्रुप बनाया प्यार से और उधर के रख दिए नोबल गैसेस रख दी। नोबल गैसेस जब डिस्कवर हुई तो वो क्या रख दिया हमने, नोबल गैसेस रख दी उस ग्रुप में, विदाउट डिस्टर्बिंग दी पीरियोडिक टेबल। तो ये भी एक अचीवमेंट हो गया उसके लिए, ठीक है। बट कोई ना कोई तो लिमिटेशन इसकी भी होगी, ठीक है। अचीवमेंट्स हमने पढ़ ली, क्या इसमें वो पढ़ लिया, बट कोई ना कोई लिमिटेशन, मैंने क्या बोला, साइंस में जब भी कोई चीज़ होती है तो उसके कहीं ना कहीं लिमिटेशन ज़रूर होती है, ठीक है। तो इसकी लिमिटेशन क्या है, ठीक है। हमारे पास कौन आता है,
हाइड्रोजन। ठीक है, हाइड्रोजन जो है प्रॉपर्टीज़ में एक तो एल्कली मेटल्स जो होते हैं उनसे भी सिमिलर प्रॉपर्टी रखता है, दूसरे हेलोजन्स जो होते हैं, ठीक है, उनसे भी सिमिलर प्रॉपर्टीज़ रखता है हेलोजन। तो मेंडलीव ये डिसाइड नहीं कर पाया कि हाइड्रोजन को मैं रखूँ किधर, एल्कलाई में रखूँ या फिर हेलोजन में रखूँ, ठीक है, वो ये डिसाइड नहीं कर पाया। तो पहली लिमिटेशन हो गई, हाइड्रोजन की जो पोजीशन है वो स्पेसिफाई नहीं हो पाई किसमें, मेंडलीव पीरियोडिक टेबल में। अब बात आ जाती है आइसोटोप्स की, ठीक है। तो आइसोटोप्स ने मेंडलीव को दूसरा झटका दिया। आइसोटोप्स होते क्या हैं? आइसोटोप्स वो एलिमेंट्स होते हैं, जैसे क्या है हमारे पास कार्बन है ना, हमने बात की थी कार्बन की, कार्बन इन इट्स कॉम्पाउंड्स में बात की थी हमने कि कार्बन क्या होता है, डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म में होता है, ठीक है। तो कार्बन, एक कार्बन 12 है, एक है कार्बन 13, एक है कार्बन 14। कार्बन के टाइप है, C12 है, C13 है, C14 है, ठीक है। इसमें क्या है, इसका एटॉमिक नंबर जो होगा कार्बन का हमेशा सेम होगा, ठीक है, क्योंकि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स क्या है, ठीक है, हमेशा सेम है। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन जो है वो एटॉमिक नंबर से रिलेटेड है, तो एटॉमिक नंबर क्या होगा, हमेशा सेम होगा। तो इस कार्बन का भी सेम, इसका भी सेम, इसका भी सेम, इसका भी सेम, ठीक है। कार्बन का एटॉमिक नंबर सेम होगा, बट जो एटॉमिक मास हो जाएगा ना वो डिफरेंट हो जाएगा। दो डिफरेंट चीज़ें हैं, एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास, प्रोटॉन न्यूट्रॉन, ठीक है। आइसोटोप वो होते हैं जिनके एटॉमिक नंबर तो सेम होते हैं बट एटॉमिक मासेस डिफरेंट हो जाते हैं, ठीक है। वही बात मैंने इसकी की, कार्बन है 12, 13, 14 सारे नंबर सेम है एटॉमिक नंबर, पर एटॉमिक मासेस डिफरेंट हो जा रहे हैं, किसकी वजह से, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स की वजह से। तो आइसोटोप को सिंपल में ये इंपॉर्टेंट है आइसोटोप, ठीक है, इसलिए इतना इनलाइट कर रहा हूँ इसे। आइसोटोप वो होते हैं जिनके एटॉमिक नंबर तो सेम होते हैं बट एटॉमिक मास डिफरेंट होते हैं। एलिमेंट विच हैव एटॉमिक नंबर इज सेम बट द एटॉमिक मास इज डिफरेंट, तो वो क्या हो जाएगा, हमारे आइसोटोप्स बोलेंगे उनको हम, ठीक है। अब हमारी बात आइसोटोप्स पे ये हो गई। तो ये क्या हो गया, पहला हाइड्रोजन की पोजीशन जो है वो क्या है, मार्क नहीं है कि हाइड्रोजन कहाँ पे होगा, यहाँ होगा या यहाँ होगा, एल्कली के पास होगा या हेलोजन के पास होगा। दूसरा आइसोटोप्स, ठीक है, ये तीन, 1, 2, 3 ये कहाँ पे रहेंगे पीरियोडिक टेबल में। कार्बन तो अपनी जगह पे है, अगर इसका डिफरेंट मास है, इसका डिफरेंट मास है, इसका डिफरेंट मास है, तो ये एटॉमिक टेबल में कहाँ पे होंगे। आइसोटोप्स की पोजीशन भी क्या है, नहीं डिस्कवर्ड है, ठीक है, मेंडलीव के उसमें नहीं है आइसोटोप्स की कोई सेम मार्क्ड पोजीशन नहीं है। जो कोबाल्ट है और निकेल है, जो कोबाल्ट है इसका एटॉमिक मास जो है वो ज़्यादा है किससे, निकेल से, ठीक है। तो इसको क्या किया मेंडलीव ने, पहले रख दिया, इसको बाद में रखा है, जबकि निकेल क्या है, इसका तो एटॉमिक मास कम है तो इसको पहले होना चाहिए था ना। तो पर इसने क्या किया मेंडलीव ने, कोबाल्ट पहले रखा है और निकेल बाद में। तो 3 लिमिटेशन तो ये हो गई इसकी, पहली इसने, दूसरी इसने, तीसरी कोबाल्ट और निकेल ने। इसने कोबाल्ट को क्या किया, पहले रखा है, निकेल को बाद में, ठीक है। ये लिमिटेशन हो गई ख़त्म, ये इम्पोर्टेंट है मेंडलीव। अब आती है हमारी MPT, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, ठीक है। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल हेनरी मोजले थे, ठीक है। मेंडलीव के बाद कौन आए, हेनरी मोजले आए, उन्होंने देखा कि क्या गड़बड़ है, ठीक है। तो उसके बाद उनका क्या कॉन्ट्रीब्यूशन है पीरियोडिक टेबल में, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में, अब हम वो पढ़ेंगे, ठीक है। सो मूविंग ऑन टू द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक, ठीक है, MP, गारंटेड क्वेश्चन MPT से, ठीक है। MPT ही क्वेश्चन है कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल डिस्क्राइब कर दो। छोटा आ सकता है 5 नंबर का, शॉर्ट्स आ सकता है इसमें, ठीक है, शॉर्ट नोट्स जो होते हैं, और बड़ा बड़ा क्वेश्चन भी आ सकता है कि डिस्क्राइब ब्रीफली द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझेंगे, आई कैन बैठ के अभी आपको याद हो जाएगा बैठे बैठे यहाँ पे जब आप देख रहे हो, उसके बाद 1-2 बार रिवीजन और मॉडर्न पीरियोडिक टेबल खत्म, ठीक है। तो आपने क्या कर लिया, मार्क्स यहीं पे अपने स्कोर कर लिए, ठीक है। तो जो हेनरी मोजले थे मेंडली, सबसे पहले क्या कौन आए, डॉबर्नियर आए, उसके बाद न्यूलैंड आए, उसके बाद मेंडलीव आए, उसके बाद जब ये सारी थ्योरीज क्या हुई, धीरे धीरे लिमिटेशंस निकलने लगी, तो उसके बाद कौन आया, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, जिसको हेनरी मोजले ने डिस्कवर किया। हेनरी मोजले ने क्या किया, सबसे मेन बात उन्होंने क्या बताई,
ये हम एटॉमिक नंबर को बोलेंगे। उन्होंने बोला कि एटॉमिक नंबर जो है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट फंडामेंटल प्रॉपर्टी है किससे, देन एटॉमिक मास। जो एटॉमिक मास है उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट फंडामेंटल प्रॉपर्टी कौन है, एटॉमिक नंबर। तो अभी तक हम क्या देख रहे थे, डॉबनियर एटॉमिक मास, न्यूलैंड एटॉमिक मास, मेंडलीव एटॉमिक मास। तो अब जो एमपीटी से चालू होगा, जो हेनरी मोज़ले ने चालू किया, वो है कि एटॉमिक नंबर। हम क्या देखेंगे, एटॉमिक नंबर। जहाँ भी यूज़ होगा मेन एटॉमिक नंबर यूज़ होगा, ना कि एटॉमिक मास। एटॉमिक मास ध्यान में रखना है, लेकिन यूज़ क्या होगा, ठीक है। तो करते हैं स्टार्ट। हमने लिमिटेशन पढ़ी थी मेंडलीव की कि उसने क्या किया था, निकिल और कोबाल्ट, इनका चक्कर पड़ गया था ना, निकिल और कोबाल्ट। मेंडलीव ने क्या कर दिया था, कोबाल्ट को आगे रख दिया था, मेंडलीव को, ये एटॉमिक नंबर है इनका, ठीक है। जहाँ पे जेड आएगा एटॉमिक नंबर होगा। इसको क्या कर दिया था उसने कोबाल्ट को आगे रख दिया था और निकिल को पीछे रख दिया था। तो ये क्या था, गलत था ना, कि यार जिसका एटॉमिक नंबर कम है वो पहले आना चाहिए। निकिल कोबाल्ट, इसमें क्या हुआ, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में ये ठीक हो गया। कोबाल्ट क्या हमारा पहले आ गया, निकिल बाद में चले गया। एक तो ये सॉल्व हो गया हमारा, ठीक है। दूसरा क्या था, उसने क्या किया था, उसने एटॉमिक मास के होते हुए आइसोटोप्स हमने पढ़े थे, सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक मासेस। अब भाई जब एटॉमिक नंबर सेम है और एटॉमिक मास जो है डिफरेंट है और आइसोटोप्स है, मैंने बताया था कार्बन के C12, C13, C14, इन तीनों के क्या है, मास डिफरेंट है लेकिन नंबर क्या है, सेम है। अगर तुम एटॉमिक मास लेके चल रहे हो, ठीक है, ध्यान से समझना, एटॉमिक मास लेके चल रहे हो फिर तो हमें पीरियोडिक टेबल में अलग अलग प्लेस चाहिए ना सबके लिए। लेकिन अगर एटॉमिक्स नंबर लेके चल रहे हैं, अगर हम एटॉमिक नंबर लेके चल रहे हैं तो फिर तो हम उस एलिमेंट को, ये तो एटॉमिक नंबर के बेस पे कार्बन हो गया ना सिर्फ, तो हम इसको एक जगह पे रख सकते हैं पर्टिकुलर एटॉमिक नंबर के बेस पे। अब हमारी पीरियोडिक टेबल है ही जब मॉडर्न पीरियोडिक टेबल एटॉमिक नंबर के बेस पे, तो हम क्या कर सकते हैं, जो पर्टिकुलर आइसोटोप्स है उनको अपनी प्लेस पे रख सकते हैं, ठीक है। पर्टिकुलर अपनी प्लेस पे आ गए, तो ये क्या हो गया, आइसोटोप्स के लिए एक्सप्लेनेशन, आइसोटोप्स की पोजीशन के लिए। तो ये भी हमारा क्या हो गया, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में हेनरी मोज़ले ने सॉल्व कर दी। मोज़ले ने क्या किया, 18 वर्टिकल कॉलम्स दे दिए, जिनको हमने क्या नाम दिया, ग्रुप्स, ठीक है। ये याद रखने की चीज़ है। और याद दिलाओ तो मेंडलीव ने कितने ग्रुप रखे थे, 8 ग्रुप रखे थे, ठीक है, और 7 रखे थे उसने पीरियड्स, ठीक है। तो हमारे क्या हो गया, अब मॉडर्न पीरियड टेबल में एलिमेंट्स बढ़े ना डिस्कवरी के बाद, तो 18 वर्टिकल कॉलम्स हो गए जिन्हें हमने ग्रुप का नाम दिया, और 7 हो गई हॉरिजॉन्टल रोज, ठीक है। 18 वर्टिकल ग्रुप्स और 7 हॉरिजॉन्टल रोज दे दी, जिनको हमने क्या नाम दे दिया, पीरियड्स। तो अब हम क्या देखेंगे, मॉडर्न पीरियड टेबल में ग्रुप और पीरियड्स को देखेंगे। अब इन्होंने क्या किया, जैसे कि LINAK, एटॉमिक नंबर 19, ठीक है। तो ये क्या हो गया, अब अगर मैं इसके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करता हूँ तो ये क्या निकला, 2 1 वैलेंस शेल, एक इलेक्ट्रॉन, 2 8 1 वैलेंस शेल, एक इलेक्ट्रॉन, 2 8 8 8 8 16 17 18 1 वैलेंस शेल, एक इलेक्ट्रॉन। तो हम क्या देख रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, LINAK में जो वैलेंस शेल्स हैं उनकी एक एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो तो उसने क्या किया, हेनरी मोज़ले ने मॉडर्न पीरियड टेबल में LINAK और ऐसे ऐसे एलिमेंट्स जिनके वैलेंस शेल में सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, उनको क्या कर दिया, एक ग्रुप में रख दिया। मतलब कि LINAK को ऐसे एक ग्रुप में रख दिया ये, ठीक है। ये एक ग्रुप में आ गए जिनके क्या है, वैलेंस शेल में नंबर क्या है, सेम है, तो ये क्या हो गए, एक ग्रुप में आ गए, ठीक है। तो एक चीज़ ये हो गई, 3 चीज़ें हमने अभी तक पढ़ ली, 2 लिमिटेशन सॉल्व कर दी मॉडर्न पीरियड टेबल में, तीसरी क्या है, जिनके सेम नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन है उनको सेम ग्रुप में रख दिया।
अगर पीरियड की बात आती है, ठीक है, उसने क्या किया जिनकी वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन में सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो तो एक साथ रख दिए ग्रुप्स में, ठीक है। अब पीरियड की बात आती है तो पीरियड में उसने क्या किया कि जिनके शेल्स सेम नंबर ऑफ शेल्स भरे हुए हैं, जैसे LiBe, देखा इसमें हम क्या देखते हैं, फिर से वही 2 1, बेरिलियम कितना होता है 4 2 2, तो ये क्या है, इनके दो शेल, ठीक है। जैसे क्या है, बेरिलियम है 2 5 2 3, ठीक है, 2 3, ये क्या है, इनके दो शेल भरे हुए हैं, तो जिनके सेम नंबर ऑफ शेल्स फिल्ड थे उसने क्या किया, उनको एक पीरियड में डाल दिया, ठीक है। सेम नंबर ऑफ शेल्स फिल्ड है, शेल्स मतलब कि क्या है, ये न्यूक्लियस हो गया, ये शेल्स हो गई, ठीक है। इसमें कितने, अगर इसके लिए देखूं, बेरिलियम के लिए 2 इलेक्ट्रॉन क्या है, यहाँ पर है, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है। बात आती है लिथियम की, 2 यहाँ पर है और 1 यहाँ पर है। इसकी बात आती है तो यहाँ पे क्या है, 3 है, 2 है अंदर है। तो ये क्या है, जिनके सेम नंबर ऑफ शेल्स भरे हुए हैं उसने क्या कर दिया, वो पीरियड्स में रख दिया ऐसे। इसके बाद क्या होगा, अगर अगला पीरियड आएगा तो उसमें क्या होंगे, उनके 3 शेल भरे हुए होंगे, ठीक है। तो जैसे जैसे एक चीज़ और, जैसे जैसे हम डाउन द ग्रुप जा रहे हैं, नीचे जा रहे हैं, ठीक है, क्या हो रही है, नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज हो रही है। ये देखो, मैं और एक नीचे जाऊँगा तो नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज हो जाएंगे, ठीक है। तो नंबर ऑफ शेल्स कहाँ इंक्रीज हो रही है, डाउन द ग्रुप जाने में, ठीक है। ये पीरियड है, ये ग्रुप है, ठीक है। तो नंबर ऑफ शेल्स क्या हो रही है, नीचे नीचे जाने में, ग्रुप में ऐसे नीचे जाने में, LiNaKRbCs ऐसे क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है नंबर ऑफ शेल्स, ये ठीक है। तो हमने यहाँ पर क्या बात सीखी कि उसने क्या किया, ग्रुप में किसको डाला, जिसमें नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम थे ग्रुप में, और पीरियड में उसको डाला जिसके नंबर ऑफ शेल्स फिल थे बराबर बराबर, जैसे 2 2 2 2 2, उसके बाद नीचे 3 3 3, उसके बाद सो, ठीक है। तो ये चीज़, और नीचे क्या हो रही है, जैसे हम नीचे जा रहे हैं ग्रुप में ऐसे, वो क्या हो रही है, नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज हो रही है, ठीक है। जब आप इसको पढ़ोगे तो अपने सामने मॉडर्न पीरियोडिक टेबल खोल के रखना, ठीक है। एक चार्ट आता है वो खरीद लेना, 15-20 रुपये का आता होगा चार्ट, वो लगा लेना, उसको हमेशा खोल के रखना सामने जब भी इस चैप्टर को आप पढ़ रहे हो, ठीक है। उससे क्या होगा, आपके सामने पीरियोडिक टेबल खुली रहेगी, ठीक है। तो आप देख सकते हो ग्रुप्स और पीरियड्स, और मैं क्या बात कर रहा हूँ कि शेल्स कैसे इंक्रीज हो रही है, तो वो वहाँ पे भी इंपॉर्टेंट रहता है कि याद करने के लिए आप बार बार देखते रहो कि नज़र जाएगी तो क्या होगा, पीरियोडिक टेबल याद हो जाएगी। तो हमने, तो अब एक जो छोटा सा टॉपिक आ रहा है ना, उसमें क्या है, वो छोटा सा टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। उसमें हम क्या पढ़ेंगे, हमने क्या पढ़ा अभी तक, ये न्यूक्लियस हो गया, ये शेल्स है, ठीक है। अभी तक हमको इनका नाम नहीं पता था, अब हम इनका नामकरण करेंगे। हम नहीं, नामकरण पहले ही हो चुका है, जस्ट हम बात करेंगे उस पर। KLM, एक शेल और होगी तो N, ठीक है। ऐसे नेमिंग होती है शेल्स की, ठीक है। तो वही हम देखेंगे अब इस टॉपिक में आगे, इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। उसी के अंदर है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के अंदर, बस उसमें क्या है, कैसे शेल्स को नेम वगैरह किया वो पढ़ेंगे अब। इसलिए सबसे पहले हमें ये याद रखना है, एक शेल में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, उसके लिए ये फॉर्मूला है 2n²। अब मैं n की जगह वैल्यू पुट करूँगा और देखते हैं, ठीक है। तो जैसे क्या है, k शेल है, अगर मैं k शेल के लिए देख रहा हूँ तो मैं यहाँ n इज इक्वल टू क्या रखूँगा, 1। तो n इज इक्वल टू 1 रखता हूँ तो 2 × 1 का स्क्वायर, ये हो गया 2। तो k शेल में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आएंगे, 2। कहीं पे भी लगा दो, ठीक है। अब है L के लिए n इज इक्वल टू 2, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, 2 × 2 का स्क्वायर, 2 × 2 2 जो 4 × 8। तो L शेल में कितने आ सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। इसको देख के थोड़ा सा याद आया, हम ये चीज़ पहले ही पढ़ चुके हैं, 2 8 8 18, ध्यान में आ रहा है, वो क्या थे, मैजिक नंबर्स, जो हम स्टार्टिंग से देखते हुए आ रहे हैं जब हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन कर रहे हैं। अब समझ में आया वो चीज़ आ कहाँ से रही है, KLMN, जिसके लिए कि ये फॉर्मूला है,
इस पर हम वैल्यू पुट करेंगे तो वो नंबर निकल के आएगा। मतलब कि पहली शेल में 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, 2 से ज़्यादा नहीं हो सकते। फिर जब दूसरी शेल है उसमें 8 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। बच्ची हमारी एम शेल। अब क्या होता है, नंबर हम कैसे याद रखेंगे, 2 फॉर्मूला हमें पता चल गया। 2 शेल पहले में, 2 इलेक्ट्रॉन पहली शेल में, 8 इलेक्ट्रॉन, फिर उसके बाद फिर से 8। ठीक है, अब ये 2 बार रिपीट हो गया, 8 8 8। इसके बाद जो एन शेल आएगी उसमें होंगे 18, मतलब 18 ऐसे लगा लेना हम। ठीक है, 18, फिर उसके बाद फिर से 18। इतना फार अभी जाता नहीं है हम लोगों के लिए, बस हमें याद रखना है 2 8 8 18 18 32 32। ठीक है, ऐसे याद रखना है 2 8 8 18 18 32 32। 2 8 8 18 18 32 सो ऑन। ठीक है, तो ये हमें याद रख लेना है। ये है मैजिक नंबर, हमेशा इस फॉर्म में चलेगा। पहले शेल में 2, दूसरे शेल में 8, तीसरी शेल में 8, चौथे शेल में 18, पांचवें शेल में 18, छठे शेल में 32। अपन अपना काम यहाँ पे ख़त्म हो जाता है। ठीक है, ऑलमोस्ट यहाँ पे ख़त्म हो जाता है, मोस्ट टू मोस्ट। ठीक है, तो हमको क्या याद रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट था। 2n स्क्वायर में रखना है KLMN शेल 2 8 8 18 18, ये याद रखना है बस। ठीक है, तो क्या है इम्पोर्टेंट एक वो ख़त्म कि हमने शेल्स और सब शेल्स देखी, कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फिट हो सकते हैं। ठीक है, जो हमारे पास लास्ट शेल में ना, जो हमारे पास लास्ट शेल में क्या होता है, लास्ट शेल में जितने भी इलेक्ट्रॉन होते हैं उनको हम क्या नाम दे देते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। वैलेंस इलेक्ट्रॉन ये बताएंगे कितने नंबर ऑफ बॉन्ड फॉर्म होंगे। ठीक है, क्योंकि वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं वही तो आगे जाके बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करते हैं ना, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, यही तो हमने देखा था। जैसे हमने देखा था CH4, C के पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन थे, 4। H के पास क्या था, H H H H। ठीक है, ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट कर रहा है। कार्बन क्या है, टेट्रावैलेंट है ना, तो ये क्या है CH4 बना दिया इसने। ठीक है, इनका भी है, इनका भी है, इनका भी है, इनका भी है, तो CH4 बना दिया। वही वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट कर रहा है। तो जितने नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे उतनी नंबर ऑफ क्या होंगे, बॉन्ड्स। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ देखेंगे हम यहाँ पे, जब भी हम लेफ्ट टू राइट पीरियोडिक टेबल है, हम लेफ्ट टू राइट मूव कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ से यहाँ की तरफ मूव कर रहे हैं, लेफ्ट टू राइट मूव कर रहे हैं। ठीक है, ऐसे मूव कर रहे हैं। ओके, इन अ पीरियड, पीरियड में जो हम मूव कर रहे हैं तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वैलेंसी क्या होती है, इंक्रीज हो जाती है फ्रॉम 1 to 4। के बाद क्या हो जा रही है, फिर क्या हो जा रही है, डिक्रीज हो जा रही है 0 पे, मतलब 1 2 3 4, 3 2 1 0। सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरियम और आर्गन। ठीक है, क्लोरीन एंड आर्गन। ठीक है, यहाँ पे क्या है, ये एलिमेंट्स है इन अ पीरियड, ये ऐसे है। अब हम क्या कर रहे हैं, लेफ्ट टू राइट मूव कर रहे हैं। तो ठीक है, वैलेंसी कैसे इंक्रीज होगी। ठीक है, वैलेंसी क्या हो रही है, लेफ्ट टू राइट जाने पे क्या हो रही है, लेफ्ट टू राइट जाने पे वैलेंसी क्या हो रही थी, इंक्रीज हो रही है। तो 1 2 3 4 3 2 1 ओ। ठीक है, तो ये क्या हो रहा है, 1 2 3 4 तक बढ़ी, फिर क्या हो गई, कम हो गई, फिर 0 आ गई। वैलेंसी मतलब कि क्या है, वैलेंस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 1 है, यहाँ 2 है, 3 है, 4 है, 3 है, 0 है। तो यहीं पे एक पॉइंट याद करने का आ जाता है, हमने पीरियड तो पढ़ लिया पर ग्रुप में क्या हो रहा है। अगर हम नीचे ऐसे मूव कर रहे हैं तो नीचे मूव करने में वैलेंसी जो होती है सेम रहती है, 1 1 1 1 2 2 2 2 3 3 3 3 4 4 4 4, और यहाँ पे जो नोबल गैसेस है 0 0 0 0। ठीक है, तो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट हो गया कि ऑन मूविंग डाउन अ पीरियड द वैलेंसी रिमेन्स दी सेम। एक पॉइंट ये हो गया।
ठीक है। अब हमने मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के ट्रेंड्स पढ़े, मतलब उसके अंदर मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के अंदर कैसे चीज़ें काम कर रही हैं। पहली हमने वैलेंसी पढ़ी, दूसरी हम पढ़ रहे हैं जो वो है एटॉमिक साइज। ठीक है, एटॉमिक साइज पढ़ लें हम। एटॉमिक साइज होता क्या है? ये कौन है अपना न्यूक्लियस है, और मान लो ये उसकी आउटर मोस्ट लेयर है, आउटर मोस्ट शेल है। ठीक है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस होगा, ठीक है, वो होगा एटॉमिक रेडियस या फिर एटॉमिक साइज। ठीक है, उसको हम कहते हैं, जो न्यूक्लियस से लेके आउटर मोस्ट शेल का डिस्टेंस होता है उसे हम एटॉमिक रेडियस या फिर एटॉमिक साइज कहते हैं। अब हमने बात की, हम लेफ्ट से राइट एक बार फिर से जा रहे हैं। ठीक है, तो एटॉमिक साइज पे क्या फ़र्क पड़ेगा, ये सारी बातें याद रहनी चाहिए। ठीक है, वैलेंसी पे क्या फ़र्क पड़ेगा अगर लेफ्ट से राइट जा रहे हैं, वो अप टू डाउन जा रहे हैं। ठीक है, वैलेंसी का तो अपने को पता है यहाँ से क्या हो रही है, इंक्रीज देन डिक्रीज। अब एटॉमिक साइज क्या करता है, डिक्रीज। एटॉमिक साइज लेफ्ट से राइट जाने पे डिक्रीज कर जाता है, कि जो ये पॉजिटिव चार्ज है यहाँ पे और इलेक्ट्रॉन क्या है, नेगेटिव चार्ज है, और पॉजिटिव और नेगेटिव क्या करते हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्ट करते हैं, हम बोलते हैं ना ऑपोजिट अट्रैक्ट। तो ऑपोजिट क्या करता है, अट्रैक्ट करता है। अब भाई ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे है न्यूक्लियस, और ये इलेक्ट्रॉन है, और ये क्या है, एक शेल की दूरी है। तो ये क्या करेगा, इस ये पॉजिटिव चार्ज है, ये इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे, ये क्या करेगा, इसे अपनी तरफ खींचेगा। पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज को अपनी तरफ खींचेगा, तो ये क्या हो जाएगा, श्रिंक। ठीक है, मतलब कि ये क्या कॉम्पैक्ट हो जाएगा। तो इसमें क्या होगा कि ये जो पॉजिटिव चार्ज है ये इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचेगा। ठीक है, जिसकी वजह से क्या होगा, एटॉमिक साइज लेफ्ट टू राइट जाने में डिक्रीज हो जाएगा, क्योंकि ये अपनी तरफ खींच रहा है इसे। ठीक है, अब वही बात आती है डाउन द ग्रुप जाने में क्या हो रहा है। डाउन द ग्रुप जाने में मैंने क्या एक बात कही थी, एक पॉइंट ऐड करवाया था कि नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज हो रही है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, पहले इतनी शेल थी, अब क्या है, एक शेल यहाँ आ गई, एक शेल यहाँ आ गई। ठीक है, यहाँ से इसकी डिस्टेंस क्या है, इतनी ज़्यादा है। ठीक है, इतनी ज़्यादा डिस्टेंस है तो इसका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होगा इतना नहीं होगा, मतलब कि जो इफेक्टिवनेस होगी इतनी नहीं होगी कि इसको ये श्रिंक करवा पाए। तो ठीक है, ये ही चार्ज अगर कम पड़ गया तो ये इसको श्रिंक नहीं करवा सकता। तो डाउन द ग्रुप जाने में एटॉमिक साइज़ क्या हो रहा है, इंक्रीज़ हो रहा है, और एटॉमिक साइज़ लेफ्ट टू राइट जाने में डिक्रीज़ हो रहा है। तो हमें ये बात ज़रूर याद रखनी है, ऐसे याद रखनी है, कहीं पर लिख लेना है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं कि लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं तो जैसे हमने टॉपिक बढ़ाया वैलेंसी, वैलेंसी में हमने बोला ऐसे जा रहे हैं तो पहले इंक्रीज फिर डिक्रीज, नीचे जा रहे हैं तो क्या हो रहा है, वो लिख दिया, सेम रह रहा है। एटॉमिक साइज़ लिखा, एटॉमिक साइज़ में लेफ्ट टू राइट जाने पे या तो पीरियड में जाने पे क्या हो रहा है, डिक्रीज, और ऐसे आने पे इंक्रीज। ठीक है, रीज़न हमें पता होना चाहिए, रीज़न हमेशा साइंस में पता होना चाहिए क्यों हो रहा है। क्यों हो रहा है, क्योंकि नंबर ऑफ क्या हो रही है, शेल्स ऐड हो जा रही है, और ये चार्ज का इफेक्ट उतना ज़्यादा नहीं रहा है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, एटॉमिक साइज़ इंक्रीज हो जा रहा है। ओके, अंडरस्टैंडेबल। ओके, तो 2 पॉइंट हमने पढ़े। थर्ड पॉइंट आता है मेटालिक करेक्टर। ठीक है, कि मेटालिक करेक्टर पे क्या फ़र्क पड़ेगा जब हम ऐसे मूव कर रहे हैं और जब हम ऐसे मूव कर रहे हैं। तो पहले हम मेटालिक करेक्टर में एक चीज़ देखेंगे, मेटल की जो प्रॉपर्टी होती है ना, वो होती है इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देने की। तो इसे हम कहते हैं इलेक्ट्रो पॉजिटिव कैरेक्टर, इलेक्ट्रो पॉजिटिव कैरेक्टर। अब बैक इन द टाइम, बैक इन द चैप्टर अगर हम जाए तो हमने बात की थी, अगर ये न्यूक्लियस है, ये शेल है पहली वाली, ये पहली वाली शेल है, इधर इलेक्ट्रॉन घूम रहा है। ठीक है, इसने इसको क्या रखा है, टाइटली होल्ड करके रखा है, क्योंकि क्या है, एक ही शेल है, न्यूक्लियर चार्ज क्या है, प्लस न्यूक्लियर चार्ज, ये न्यूक्लियस है, इसने क्या रखा, होल्ड करके रखा है। ठीक है, होल्ड करके रखा है, तो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। ठीक है, जैसे जैसे हम यूँ बढ़ते हैं, न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है, न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होता है। ठीक है, यही तो हमने पढ़ा, इसीलिए तो एटॉमिक साइज डिक्रीज हो रहा था ऐसे जाने पे। तो हमने क्या देखा, ये टेंडेंसी तो कम हो जाएगी ना, अगर न्यूक्लियस ने इसको होल्ड कर दिया इलेक्ट्रॉन को, तो ये तो दे ही नहीं पाएगा ना। तो यहाँ से लेफ्ट टू राइट जाने में इन अ पीरियड मेटालिक करेक्टर क्या होता है, डिक्रीज हो जाता है, मेटालिक करेक्टर डिक्रीज हो जाता है। अब इन अ ग्रुप जाने में
शेल्स क्या हो रही है, इंक्रीज़ हो रही है, न्यूक्लियर चार्ज कम हो जा रहा है, तो मेटेलिक कैरेक्टर क्या हो रहा है, बढ़ जा रहा है। ठीक है, सिंपल सी बात थी मेटेलिक कैरेक्टर में भी। ठीक है, लेफ्ट और राइट जाने पर डिक्रीज़ हो जा रहा है, डिक्रीज़ क्यों हो रहा है। यहाँ पे से ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि मेटेलिक कैरेक्टर ऑन गोइंग लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड मेटेलिक कैरेक्टर डिक्रीजेस, व्हाई। आपको उसका जवाब देना है और जवाब इतना टफ है नहीं। एक चीज़ आपने समझी थी स्टार्टिंग में, एटॉमिक रेडियस, वही चले जा रही है बस। ठीक है, तो रीजनिंग क्या होती है, ऐसे मिक्स मतलब कोरिलेट करना पड़ता है कि हमने वो पढ़ा था उसमें ऐसा हो रहा है। तो ये साइंस इज ऑल अबाउट रीजंस। तो ठीक है, हमने क्या देखा, मेटेलिक कैरेक्टर देखा, उसका रीजन देखा, तो हमें पता होना चाहिए ये हो रहा है तो क्यों हो रहा है, डिक्रीज़ हो रहा है तो क्यों हो रहा है, इंक्रीज़ हो रहा है तो क्यों हो रहा है। यहाँ हमको दोनों बात समझ में आ गई, यहाँ क्या हो रहा है, डिक्रीज़ हो रहा है, यहाँ इंक्रीज़ हो रहा है, क्योंकि नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज़ हो जा रही है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीज़ हो जा रहा है। ठीक है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज मतलब जो न्यूक्लियस के द्वारा खींचने के लिए लगाया गया चार्ज है वो कम हो जा रहा है। ओके, जैसे अभी 10th है, फिर 11th और 12th है, तो ठीक है, रीजनिंग्स बहुत आती हैं कि यार ऐसा हो रहा है इसमें तो क्यों हो रहा है, ये करेक्टर डिक्रीज़ हो रहा है, ये इंक्रीज़ हो रहा है। तो आपको क्या है, बेसिक्स जो है ना चीज़ें, एटॉमिक रेडियस, एटॉमिक साइज, मेटेलिक करेक्टर, ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा काम आती है वहाँ पे। अगर आपको ये पता है कि एटॉमिक साइज नीचे इधर जाने पे डिक्रीज़ हो रहा है, इंक्रीज़ हो रहा है, इधर आने पे इंक्रीज़ हो रहा है, डिक्रीज़ हो रहा है, तो आप क्या कर सकते हो, मोस्ट ऑफ द चीज़ें जो है कोरिलेट करके रीजनिंग दे सकते हो और उधर मार्क्स आराम से मिल जाता है। तो ठीक है, तो ये बेसिक चीज़ें हमेशा याद होनी चाहिए। ठीक है, ये चीज़ें नहीं भूलनी है, और ये बेसिक इतना ईजी होता है कि आराम से। बट ठीक है, कहीं पे इंपॉर्टेंट जगह पे इसको मार्क हाईलाइट वगैरह कर लेना है, ऐसी चीज़ों। अब हम पढ़ेंगे नॉन मेटेलिक करेक्टर। ठीक है, नॉन मेटेलिक करेक्टर पढ़ेंगे। इनको हम कह देते हैं, जैसे हमने वहाँ इलेक्ट्रो पॉजिटिव पढ़ा था, दान करने वाले को क्या कहते हैं, पॉजिटिव, और इलेक्ट्रो नेगेटिव जो क्या करता है, गेन करता है, उसे हम कहते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिव। ठीक है ना, तो इसे नॉन मेटल्स को कह दिया इलेक्ट्रोनेगेटिव कह दिया हमने। तो एक चीज़ और है, जो मेटल्स है वो ऑक्यूपाई करते हैं लेफ्ट साइड ऑफ द पीरियोडिक टेबल, जो नॉन मेटल है वो राइट साइड ऑफ द पीरियोडिक टेबल, और जो बीच में होते हैं वो मेटलॉइड्स होते हैं, मतलब कि मेटल्स भी और नॉन मेटल, कुछ प्रॉपर्टी मेटल्स की, कुछ प्रॉपर्टी नॉन मेटल्स की। लेफ्ट साइड मेटल्स का है, राइट साइड नॉन मेटल्स का है। ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिव, इलेक्ट्रो पॉजिटिव, वाई, बिकॉज दे लूज इलेक्ट्रॉन एंड दे गेन इलेक्ट्रॉन। वाइस एंड वर्सा, वाइस एंड वर्सा का मतलब होता है उल्टा। मेटेलिक कैरेक्टर में हम जब ऐसे जा रहे थे तो क्या हो रहा था, हमको डिक्रीमेंट दिख रहा था किसमें, मेटेलिक कैरेक्टर में। अब जब हम ऐसे जा रहे हैं और है तो राइट साइड नॉन मेटल, तो हम जा कहाँ रहे हैं, लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं, तो हम नॉन मेटल की तरफ ही जा रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा, तो नॉन मेटलिक करेक्टर क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये न्यूक्लियर चार्ज है। ठीक है, ये एक इलेक्ट्रॉन है, ये न्यूक्लियर चार्ज है, न्यूक्लियर ने क्या होल्ड कर रखा है, इसको दे नहीं सकता लेकिन ले लेगा। ठीक है, एक और आ जाएगा तो क्या होगा, यहाँ पर शेल दो आ जाएंगे, दो में, तो ये ले सकता है इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, इसलिए हम इसे कहते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो यहाँ से यहाँ जाने में नॉन मेटेलिक करेक्टर क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। फ्रॉम गोइंग लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड नॉन मेटेलिक करेक्टर इंक्रीजेस, और वाइस और वर्सा किस में हो गया, ग्रुप में। हम ग्रुप में नीचे जा रहे हैं तो शेल्स क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। ठीक है, और न्यूक्लियर चार्ज क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, ये न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीज हो जा रहा है, तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन गेन हो सकता है। ठीक है, मतलब इलेक्ट्रॉन डोनेशन हो सकती है पर गेनिंग नहीं हो सकती। ठीक है, क्योंकि ये क्या है, इलेक्ट्रॉन को खींचेगा ही कैसे ना, ये जब इतना ज़्यादा डिस्टेंस है इसका, तो न्यूक्लियर चार्ज तो कम है, तो इलेक्ट्रॉन गेन नहीं होगा। तो ऑन गोइंग डाउन द ग्रुप नॉन मेटेलिक करेक्टर डिक्रीजेस, और मेटेलिक करेक्टर इंक्रीज हो रहा था। ठीक है, नॉन मेटेलिक करेक्टर क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। तो ये ओके, सो दिस कम्स टू एन एंड। यहाँ पे ज़्यादा कुछ है नहीं। मेटलॉइड्स हैं, मेटलॉइड्स क्या होते हैं, पीरियोडिक टेबल के बीच में होते हैं। ठीक है, वो कुछ प्रॉपर्टीज शो करते हैं मेटल्स की, कुछ प्रॉपर्टीज नॉन मेटल्स की। ठीक है, तो हमने क्या पढ़ा इसमें, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट हमने इसमें पढ़ा। टॉपनियर याद कर लेना, न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव्स, मेंडली पीरियोडिक टेबल, फिर मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, और सबसे इंपॉर्टेंट है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल आप उसके बारे में बताओगे, उसने क्या किया, उसके अचीवमेंट बताओगे, उसमें जो ट्रेंड्स हैं वो बताओगे, वैलेंसी, एटॉमिक साइज, मेटेलिक करेक्टर, नॉन मेटेलिक करेक्टर। तो बस यहाँ पे चैप्टर नहीं जाता, और बहुत अच्छा चैप्टर था और ईजी चैप्टर था। ठीक है, इसके बाद हम बायो स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।